श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके में महिला के द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में जब प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू त्रिपाठी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। जब बुजुर्ग महिला के पति की तबीयत खराब हुई थी तो उनका लखनऊ में उपचार कराया गया था। इसके अलावा भी कई बार महिला पैसे ले चुकी थी, जिसके संबंध में मेरे पास सभी साक्ष्य हैं। हमने पहले ही महिला से लिखा पढ़ी करा ली थी। महिला ने कहा था कि वो अपनी ज़मीन, जो दवा उपचार कराया जा रहा है, जो पैसे दिए जा रहे हैं, उसके बदले रजिस्ट्री करेगी और इसी के क्रम में यह बैनामा कराया गया है, जो पूरी तरह से सत्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बुजुर्ग का दवा उपचार कराना, किसी की सेवा करना अपराध है तो मैंने ये अपराध किया है। इस बारे में जब उनसे बातचीत की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा अपनी सफाई। शिकायत किया है कि आपने उसकी ज़मीन फर्जी तरीके से लिखाई है, जो करोड़ों की संपत्ति है। जी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? जैसे जिस महिला ने, वसीला ने मेरे खिलाफ तहरीर दिया है, उसके बारे में मैं आपको पूर्णतः अवगत कराना चाह रहा हूं कि शुरुआत कहां से हुई। मैं, वसीला के पति का एक्सीडेंट मार्च में हुआ था और मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं गया था, अपने एक मित्र बिशनापुर के हैं, जुबेर अहमद, उनके लड़के का सीटी स्कैन कराने मेडिकल कॉलेज लखनऊ। तो सीटी स्कैन रूम में मैं था, तब तक हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके ड्राइवर थे और मेरे रिश्तेदार थे लालजी पाठक। उन्होंने मुझे देखा तो मुझे बुलाया, तो मैंने पूछा कहाँ हैं आप, क्यों यहाँ आए हैं? तो उन्होंने बताया कि आपके मुवक्किल हक्कू प्रधान जी का एक्सीडेंट हो गया है, जो कोमा में है 3 दिन से। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं गया, देखा तो उनकी मतलब वो कोमा की स्थिति में थे, कोमा में थे पूर्णतया। तो मैंने उनसे कहा कि आप इनकी दवा यदि अगर इनको बचाना चाह रहे हैं तो डीके वत्सल सर के यहाँ आइकान में करवाइए, क्योंकि वहाँ मेरे फादर इन लॉ की भी दवा हुई थी, वो स्वस्थ हो गए थे। तब वसीला ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास मात्र 10-5 हज़ार रुपये हैं। तो फिर मैंने कहा कि तो मैं आपकी पैसे की मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके एवज में चच्चा तो अब जीवित रहने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन प्रयास ये किया जाएगा कि इनको बचाया जाए। और उनके बचाने के लिए मैंने उनको कहा कि जो भी पैसा खर्चा लगेगा मैं आपको तुरंत दे दूँगा। फिर इसके बाद में मैं अपने मित्र का सीटी स्कैन करवा के, इसके बाद मैं उनको बताया आइकान हॉस्पिटल ले जाइए। उनका ड्राइवर उनको आइकान हॉस्पिटल ले गया। फिर बाद में मैं पहुंचा और डीके वत्सल सर के जूनियर सर रोशन सर से मैंने फ़ोन पे बात किया, क्योंकि वहाँ अपॉइंटमेंट पे एडमिशन होता है। मैंने रोशन सर से बात करके हाजी रोशन खां को एडमिट करवाया, जिसका भी मेरे पास प्रूफ है। और इसके बाद में मैंने उनके ड्राइवर के खाते में 1.5 लाख रुपये तुरंत ट्रांसफ़र किया अपनी मोबाइल से, क्योंकि ना वसीला के पास कोई अकाउंट था और हाजी साहब का अकाउंट था भी, उनके अकाउंट में तो पैसे भी थे, लेकिन उससे कोई वास्ता व सरोकार नहीं था, क्योंकि वो कोमा में थे। फिर मैंने उनको एडमिट करवा के 1.5 लाख रुपया दे के इसके बाद मैं चला आया। मेरी वार्ता कंटिन्यू होती रही। स्थिति ये आई कि धीरे धीरे हाजी साहब रिकवर हो गए। डिस्चार्ज करवाने के टाइम उनके सगे लड़के, एक गुड्डू नाम है उनका, वो गुड्डू महोदय गए, जबकि डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि अभी इनको 5 दिन रखा जाए। उनका हाथ पैर चारपाई में बांध के रखा गया था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवा लिया, जबकि वसीला भी चाह रही थी कि इनको डिस्चार्ज ना किया जाए। और इसके बाद डिस्चार्ज करवा लिया। फिर इसके बाद वसीला को वहीं लखनऊ में उन्होंने छोड़ दिया। फिर वसीला ने मुझे फ़ोन किया, तब मैं जाके लखनऊ पहुंचा और वो मेरे साथ वहां से घर आई। फिर इसके बाद ये लोग हाजी रोशन खां को अपने घर में रख लिए और वसीला को उनके पास जाने से मना किए। वसीला ने थाना इंचार्ज इकौना को प्रार्थना पत्र दिया। थाना इंचार्ज इकौना वो थे उस समय, अरे जी, अश्विनी दुबे जी थे। वो पूरे दलबल के साथ वसीला को लेके हाजी साहब के घर गए और हाजी साहब बार बार यह कह रहे थे कि वसीला को बुलाओ, वसीला को बुलाओ। तब ये लोग विपक्षी गण जो आज उनके जिसके भड़कावे में वसीला बयान दे रही हैं, दबाव में दे रही हैं, उन लोगों ने बताया कि वसीला भाग गई। इसके बाद फिर मैंने प्रार्थना पत्र देके और हाजी साहब को और वसीला को दोनों को एकत्रित करवाया और इसके बाद ये लोग फर्जी तरीके से ले जा करके गोंडा दवा करवाए।
डीके वत्सल सर की दवा चल रही थी, इतने सीनियर डॉक्टर के बाद में ये ले जाकर गोंदरा दवा करवाए। फिर जब वो वसीला के साथ में आए तब मैं पुनः उनको ले जाकर के डीके वत्सल सर के यहाँ अपॉइंटमेंट लेके स्पेशल तरीके से शाम को 5 बजे तक लाइन में मैं खड़ा रहा, उनका इलाज करवाया, उसको फिर दिखा के इसके बाद लेके आया मैं घर। फिर उनके लड़के ज़मीन के विवाद को लेकर, वो गुड्डू नाम है जिन्होंने, उन्होंने हाजी रोशन खां को मारा और वसीला को भी मारा। तब हाजी रोशन खां ने मुझे आके तहसील में बताया कि भैया मुझे मेरे लड़के ने मारा है, हमारे सीनियर गुरु बाबू AK सिंह के तखत पे। वो रोने लगे और वसीला भी रोने लगी। फिर AK सिंह गुरुजी के तखत पे ही प्रार्थना पत्र लिखा गया, वो थाने पे ला करके दिए और प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं हुई। रोशन खां से सीधे बताया गया आप या तो सुलह हो जाओ और या तो आज के बाद में प्रार्थना पत्र लेके मत आना थाने पे। फिर वो गुस्से में आके उन्होंने मुझसे कहा कि ये 5 दुकानें मेरी पत्नी के नाम करवा दीजिए। फिर मैंने उनको बहुत समझाया बुझाया कि देखिए आपके 2 बच्चे हैं, आज आपका गुस्सा है कल शांत हो जाएगा। तो मैंने 3 दुकान, एक किता दुकान जो 31/60 का था उनकी पत्नी के नाम करवा दिया और बाकी 25/60 का मकान मैंने अभी भी छोड़ रखा था कि भविष्य में कोई ये ना कहने पाए कि वसीला ने फ्रॉड किया या वकील साहब ने फ्रॉड करवा दिया। जिसके ऊपर भी फिर इसके बाद में मेरा उनका 2 मार्च में मेरा उनका एक समझौता पत्र भी हुआ कि जैसे चच्ची अब पैसा ज़्यादा लग रहा है, मैं देने की क्षमता में नहीं हूँ, आप मुझे अपने लड़के को बुला लीजिए, अपने बहू को बुला लीजिए और मेरे साथ एक समझौता पत्र कर लीजिए जिससे मैं आपको पैसा दे पाऊँ, जिसमें गवाही आपके उनके बहू और उनके लड़के और उनकी बहू की बहन तीनों थी। वो भी समझौता पत्र हुआ। इसके बाद जब तब से लेके अब तक मैं पूरा खर्चा कंटिन्यूअस देता आया। फिर जिस दिन बैनामा उनका हुआ तो वसीला ने ही कहा बाबूजी आप अपना भी ले लीजिए क्योंकि अब पैसा अधिक लगेगा क्योंकि वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। तब मैंने उनको 10 लाख रुपए का एक चेक दिया। फिर पुनः मैंने उनको 10 लाख का एक चेक दिया। इससे पूर्व में कितना पैसा आप दे चुके? इसके पूर्व में मैंने इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक में 3,11,000 रुपया खाता मैंने स्वयं खुलवाया। वो कही कि ऐसे पैसा दे दीजिए, मैंने कहा ऐसे मैं नहीं दे पाऊंगा, जब बैनामे की बात आ रही है तो मैं खाते में पैसा दूंगा। तब उनको मैंने 3,11,000 रुपये से मैंने अकाउंट खुलवाया। फिर दूसरे दिन 3 लाख उनके खाते में अपने खाते से ट्रांजैक्शन किया। इसके बाद में उसको भी मैंने छोड़ दिया और पूर्ववत में लगभग उनके ड्राइवर के खाते में मैंने 1.5 लाख डाला और 3 लाख इनके खाते में डाला। बाकी जो नगद खर्चे होते रहे उसका ना तो भाई साहब कोई लेखा जोखा हमारे पास है ही, लगभग 4 से 5 लाख रुपए। 4 से 5 लाख रुपए आप दवा में खर्च किए? जी, दवा में खर्च किए। क्योंकि 10 लाख का ये चेक दिए? 10 लाख का ये चेक दिए। जमीन कितना लिखाया आपने? जमीन मैंने 20/60 लिखाया जिसकी मालियत बन रही है 24 लाख रुपए। सरकारी रेट के हिसाब से बने खंडहर की जमीन की मालियत 24 लाख रुपए बन रही है, जिसमें मैं ऑलरेडी लगभग इनको 24 लाख दे चुका हूँ। लेकिन 10 लाख रुपए मैंने इस विक्रय मूल्य लिखवा दिया जिसका चेक मैंने दिया। वो चेक 4 दिन तक मेरे ही साथ रखे घूम रही थी और आज जब कल उनको मतलब थाना इनके लड़के गुड्डू ने एक एप्लीकेशन दिया कि रिंकू त्रिपाठी उनको किडनैप कर लिए हैं। और वो गायब भी थी? नहीं, गायब वो नहीं थी। सुनिए पहले, जैसे वो उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि वो किडनैप कर लिए हैं, दरोगा जी ने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा सर वो किडनैप कहीं नहीं है, पहली रात वो सेमगढ़ा में थे और इसके बाद मैं उनको ढूंढना शुरू किया। तब रोशन खां और उनकी पत्नी वसीला ने मुझसे कहा कि बाबूजी मुझे कहीं अलग हटा दीजिए। तो जो नया ड्राइवर उन्होंने रखा था उस नए ड्राइवर के घर पे मैंने उनको करवा दिया। कहाँ पर? रनियापुर? रनियापुर में। और वो वहाँ स्वस्थ थे, स्वच्छ थे। दरोगा जी जाके स्वयं देख के आए हैं, न कोई बंधक था। वो आके थाने में वीडियो क्लिप भी बनाई है दरोगा जी ने कि मुझे कोई किडनैप नहीं किया था। इससे मैं वरी हुआ। जब दरोगा जी से मैंने पूछा मतलब मेरा दोस्त खत्म। अब उन्होंने कहा कि आप फर्जी तरीके से बैनामा करवा लिए हैं। तो श्रीमान जी मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने 16 लाख लगभग 5-6 लाख तो ऑन रिकॉर्ड मोबाइल और चेक और खाते से किया, प्लस जो विक्रय मूल्य 10 लाख रुपया लिखाया गया वो मेरे अकाउंट में HDFC के पड़ा है। HDFC का मैंने चेक उनको दिया है, उसको वो न लिखवा करके कुछ भाई लोगों ने उनको गुमराह किया है, इतना प्रेशर में ले लिया है कि उनका खाता भी फ्रीज करवा दिया। तो उससे मेरा कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उनको मैंने चेक दिया है, चेक वो अपना लेके जब चाहे तब अपना पैसा निकाल सकती हैं। तो किसी तरीके से इसमें आपको कोई फ्रॉड लग रहा हो और यदि अगर किसी की दवा इलाज कराना या कि कोई मरणासन स्थिति पे हो, वो बंधु 16 दिन तक कोमा में थे।
अच्छा, मतलब जितने आरोप लगाए गए हैं सब आपके हिसाब से फर्जी हैं? जो मैं बोल रहा हूँ पूर्णतया सत्य है और उसका मैं पूरा प्रूफ दे सकता हूँ, क्योंकि मैं लोकेशन पर रह के स्क्रीनशॉट ले रहा था मोबाइल में, क्योंकि मुझे यह पहले से ही आभास था, क्योंकि ये दूसरी बीवी थी वसीला और इनके पूर्व वाले लड़के कई बार इनको मार पीट चुके हैं, तो ये घटना होनी थी। अच्छा, इनके कितने लड़के हैं? वसीला से? हाँ। वसीला से शायद 2 लड़के हैं। और पुरानी वाली के? नहीं, तो ये हाजी साहब के लड़के नहीं हैं, वो पुराने पति के, क्योंकि उनका पति मर गया था, इनकी पत्नी मर गई थी, तब पुनः इन दोनों लोगों ने शादी किया आज के 21 साल पहले। और हाजी साहब के माँ की सेवा परवरिश सब कुछ वसीला ने किया है। हाजी साहब स्वयं बयान दे रहे थे। अब इसमें आपसे मैं जानना चाहूँगा, या जो भी इस बाइट को हमारे देखेंगे, मैं उनकी राय जानना चाहूँगा, इसमें मैंने जुर्म क्या किया। यदि अगर एक 90 साल के बुजुर्ग का कोमा की स्थिति में दवा कराना जुर्म है, तो वह जुर्म मुझे स्वीकार है।